हाँ जी। अब अपन चालू करते हैं एडवांस रूलिंग की क्वेश्चंस। छोटा सा चैप्टर है, 15-20 मिनट में हो जाएगा। देखो क्या दे रखा है। क्यू आर नॉन रेसिडेंट मेड द एप्लीकेशन टू बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग ऑन 3/4/2023 इन रिलेशन टू द ट्रांजेक्शन प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय हिम। एप्लीकेशन हमने दी है 3 अप्रैल को। अच्छा, एक एक मई को आप क्या करना चाहते हो? 1 मई को जो है आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हो। क्या आप एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हो? तो अपना प्रोविजन मुझे ये बताता है कि भाई एक एप्लीकेंट क्या कर सकता है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है। मुझे प्रोविजन ये बताता है कि भाई आप विद इन 30 डेज क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हो। करंट केस में क्या हो रखा है? करंट केस में आपने विद इन 30 डेज विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन दे दी है, तो बिल्कुल आप जो है अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हो एज पर द प्रोविजंस ऑफ एडवांस रूलिंग। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो, सिंस 30 डेज पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन हैज नॉट इलेप्स्ड, आप जो है अपनी एप्लीकेशन क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। अब देखो क्या दे रखा है कि भाई एग्जामिन व्हेन कैन द एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस्ड बाय द बोर्ड बी डिक्लेयर्ड वॉइड। तो भाई एडवांस रूलिंग आपकी वॉइड कब मानी जाएगी? देखो ये दे रखा है, जहां पर आपने एडवांस रूलिंग ले ली है बाय फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड में बाय ऑर्डर डिक्लेयर सच एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड एब इनिशियो। तो वही लोगों ने बता रखा है कि भाई एडवांस रूलिंग कैन बी डिक्लेयर टू बी वॉइड एब इनिशियो बाय द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग अगर इफ ऑन द रिप्रेजेंटेशन मेड टू इट बाय द कमिश्नर इट फाइंड्स दैट द रूलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हो, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स करके एडवांस रूलिंग ले लेते हो, तो वो क्या मान ली जाएगी? वॉइड एब इनिशियो मान ली जाएगी। Thereafter, the provisions of income tax shall apply after excluding the period beginning with the date of such advance ruling and ending with the date of order under this section to the applicant as if such advance ruling has never been made। तो इनकम टैक्स एक्ट के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, एंड जो भी टाइम लिमिट्स दे रखी है इनकम टैक्स एक्ट में, उस टाइम लिमिट में अपन इस पीरियड को एक्सक्लूड कर देंगे। पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सच एडवांस रूलिंग एंड एंडिंग विद द डेट ऑफ ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, मतलब डेट ऑफ डिक्लेयरिंग द एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड। तो ये वाला जो पीरियड है, ये जो भी इनकम टैक्स एक्ट में टाइम लिमिट्स दे रखी है उसमें जो है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब इतना आपको एडिशनल टाइम लिमिट दे दिया जाएगा। कोई चीज़ इन लोगों ने इधर बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 9 या फिर क्वेश्चन था, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी यही है, भाई व्हेन कैन द एडवांस रूलिंग डिक्लेयर्ड या प्रोनाउंस्ड बाय द बोर्ड टू बी डिक्लेयर्ड एज वाइड। तो अपन ने जो उधर क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर देखा, एक्जैक्टली अपने को आंसर इधर लिखना पड़ेगा। ये मेन एग्जाम का क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन था स्टडी मैट का। आगे देखो क्या दे रखा है। द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो क्या बता रखा है, द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग हैज द पावर्स ऑफ कंपेलिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन द करेक्टनेस। क्या आप जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपेल कर सकते हो? तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है, कर सकते हो आप। अपन ने जैसे 131 में देखा था, 131 में इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास जनरल पावर्स होती थी ना, देसी पावर्स, वैसे ही अपने पास जो है बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास भी सेम पावर है, देसी पावर। कौन कौन सी पावर है देखो, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, ठीक है, फिर इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ, कंपेलिंग द प्रोडक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द डॉक्यूमेंट्स एंड इशूइंग कमीशन। तो देयरफॉर ये जो अपना स्टेटमेंट है एकदम परफेक्ट है, करेक्ट है, स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे देखो क्या दे रखा है। द टर्म एडवांस रूलिंग इंक्लूड्स विद इन इट्स स्कोप a determination by board for advanced ruling only, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, only in relation to transaction undertaken by the NR applicant examine the correctness। तो हम कहेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनआर के लिए नहीं होता एडवांस रूलिंग, रेसिडेंट भी जो है क्या कर सकता है, एडवांस रूलिंग ले सकता है। तो अगर आपने इधर पढ़ा हो तो देखो, एडवांस रूलिंग कौन ले सकता है? एनआर ले सकता है इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शन अंडरटेकन और इज प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय हिम। देखो ये रहा, एनआर क्या कर सकता है, एडवांस रूलिंग ले सकता है, ट्रांजेक्शन अंडरटेकन इज प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय हिम। रेसिडेंट भी एडवांस रूलिंग ले सकता है in relation to tax liability of NR arising out of transaction undertaken is proposed to be undertaken by the recent application with such NR, and such determination shall include determination of any question of law or question of fact। तो बेसिकली रेसिडेंट भी क्या कर सकता है, रेसिडेंट भी जो है एडवांस रूलिंग ले सकता है विद रिस्पेक्ट टू द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एनआर अराइजिंग आउट ऑफ द ट्रांजेक्शंस, टैक्स लायबिलिटी ऑफ एनआर अराइजिंग आउट ऑफ द ट्रांजेक्शन अंडरटेकन और इज प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय द रेसिडेंट एप्लीकेशन विद सच एनआर, एंड सच डिटर्मिनेशन शैल इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। रेसिडेंट ऐसा क्यों करेगा? ताकि उसको ये पता चल जाए कि उसको टीएस कौन सी रेट पे काटना है, कौन से सेक्शन में काटना है। तो हम बताएंगे क्वेश्चन हमको यही बताना है, क्वेश्चन हमको यही बताना है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है क्योंकि एनआर के साथ साथ क्या कर सकता है, एनआर के साथ साथ बेसिकली जो रेसिडेंट है, रेसिडेंट भी जो है एडवांस रूलिंग ले सकता है। इजी है ना? आपको ये दोनों चीज़ें बतानी है, इन लोगों ने देखो नीचे वही दोनों चीज़ें बता रखी हैं, 1 और 2। ठीक है, पढ़ लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, द स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो इन रिलेशन टू टैक्स लायबिलिटी ऑफ एनआर अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांजेक्शन which has been undertaken is supposed to be undertaken by the resident applicant with such NR, and such determination shall include determination of question of law या question of fact जो अपने उधर पढ़ा। And in relation to tax liability of resident applicant arising out of the transaction which has been undertaken or is supposed to be undertaken by such applicant, and such determination shall include determination of question of law और question of fact। मतलब ये दोनों चीजें हो गई, this and this, right? तो अपन सारा ही पढ़ लेते हैं, एनआर वाला हो गया, रेसिडेंट वाला हो गया। इस तरह से कोई रेसिडेंट क्या कर सकता है, इस तरह से कोई रेसिडेंट एडवांस रूलिंग ले सकता है विद रिस्पेक्ट टू द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एनआर रेसिडेंट।
तो रेसिडेंट खुद के लिए भी जो है क्या कर सकता है, एडवांस रूलिंग ले सकता है ये पूछने के लिए कि भाई मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी। तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ रेसिडेंट अराइजिंग आउट ऑफ द ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन और इज सपोज्ड टू बी अंडरटेकन बाय द रेसिडेंट एप्लीकेंट विद द एनआर एज सच डिटरमिनेशन शैल इंक्लूड डिटरमिनेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो अपने को बस वही बताना है, अपने को यही बताना है क्वेश्चन के अंदर कि भाई नॉन रेसिडेंट के अलावा रेसिडेंट भी क्या कर सकता है, एडवांस रूलिंग ले सकता है। किसकी लायबिलिटी के लिए, एनआर की लायबिलिटी के लिए या फिर खुद की लायबिलिटी के लिए। डन। देखो क्या दे रखा है, व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू द एप्लीकेंट हु इज अग्रीड बाय द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, मतलब आल्सो स्टेट द टाइम लिमिट। अगर आप जो है बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग से ऑर्डर के अग्रीड हो क्या जाओगे, हाई कोर्ट के पास चले जाओगे। देखो ये रहा, अगर आप अग्रीड हो तो हाई कोर्ट के पास चले जाओगे विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द टूलिंग। और अगर हाई कोर्ट जो है आपको एडिशनल 30 डेज दे देगा फॉर सफिशिएंट रीजन, अगर आपने 60 दिन के अंदर एप्लीकेशन नहीं दी थी और उसके लिए आपके पास सफिशिएंट रीजन है तो वही आपको बताना है कि भाई आप क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट के पास जा सकते हो विद इन 60 डेज और एडिशनल आपको 30 डेज और मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, QNR made an application to the board for advance ruling on 2/7/2023 in relation to transaction proposed to be undertaken by him on 31/8/2023, मतलब 30 दिन के बाद आप जो है अपनी एप्लीकेशन क्या कर सकते हो, विद इन 30 डेज के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। आप अपनी एप्लीकेशन विद इन 30 डेज के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। आपने एप्लीकेशन दी थी 2/7/2023 को और आप क्या करना चाहते हो, आफ्टर 30 डेज 30 दिन के बाद अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहते हो, क्या आप एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हो। तो प्रोविजन मुझे कहता है कि आप विद इन 30 डेज कर सकते हो विड्रॉ। करंट केस में आपके 30 डेज ऑलरेडी इलेप्स हो चुके हैं। तो देखो क्या रखा है, क्योंकि मोर देन 30 डेज हैज ऑलरेडी बीन इलेप्स्ड, आप जो है अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकते, आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन 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 एक कोर्ट केस आया था, एक कोर्ट केस आया था एम के जैन वाला। एम के जैन वाला कोर्ट केस क्या कहता है, तो हाउएवर द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग इन द केस ऑफ एम के जैन केस हैज ऑब्जर्व्ड दैट दो सेक्शन provides that application may be withdrawn by the applicant within 30 days from the date of application. This however this however does not preclude the board for permitting withdrawal of the application after the set period with the permission of board if the circumstances so justify. तो बेसिकली अपना प्रोविजन ये कहता है कि विद इन 30 डेज के अंदर आपको क्या करनी है, अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करनी है। लेकिन अगर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग है, अगर उसको लगता है कि आफ्टर 30 डेज आपने एप्लीकेशन दी और जस्टिफिएबल रीजन था, तो भी क्या कर सकता है बोर्ड, बेसिकली आपकी जो एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ करने में अलाउ कर देगा। ठीक है, तो केस लॉ में ये जो केस लॉ था इसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि अगर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग चाहे तो क्या कर सकती है, बेसिकली आफ्टर 30 डेज भी आपको परमिट कर सकती है कि आप अपनी एप्लीकेशन क्या करो, विड्रॉ कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया था अपन ने। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। 8 अपन करते हैं लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। 9 ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद अपन 8 वाला क्वेश्चन कर लेंगे। एग्जामिन द करेक्टनेस अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पढ़ो देखो क्या कह रखा है। मिस्टर रिकी अ रेसिडेंट इंडिविजुअल इज अग्रीड बाय द ऑर्डर फॉर बोर्ड, और उसके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्या, तो आप बताओगे नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर आप बोर्ड के ऑर्डर से अग्रीड हो तो आप क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट के पास जा सकते हो विद इन 60 डेज ऑन द डेट ऑफ ऑर्डर। फिर देखो क्या दे रखा है, मैसर्स आरती लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वांट्स टू सीक एडवांस रूलिंग फ्रॉम द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर रिलेटिंग टू द कंप्यूटेशन ऑफ इट्स टोटल इनकम इन्वॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू सच कंप्यूटेशन। मतलब बेसिकली एक पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या करना चाहती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी एडवांस रूलिंग लेना चाहती है। तो आपने एक चीज समझ रखी है कि अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी एडवांस रूलिंग लेना चाहती है तो बिल्कुल ले सकती है, बट कंडीशन ये है कि उसका केस सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो अपने देखो दे रखा है, अपन ने उधर पढ़ भी रखा था कि भाई पब्लिक सेक्टर कंपनी चाह सकती है एडवांस रूलिंग लेना, बट कंडीशन ये है कि भाई उसका केस जो है कोर्ट के पास पेंडिंग नहीं होना चाहिए, कोर्ट के अलावा किधर भी और पेंडिंग है तो अपनी जो एप्लीकेशन परमिट कर दी जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, जिस मैटर पे वो एडवांस रूलिंग लेना चाहती है वो मैटर ऑलरेडी आईटेट के पास पेंडिंग है, तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका केस कोर्ट के पास पेंडिंग होता तो हम एप्लीकेशन अलाउ नहीं करते, लेकिन आपका केस कहाँ पर पेंडिंग है, आपका केस जो है बेसिकली आईटेट के पास पेंडिंग है, देयरफॉर आपकी एप्लीकेशन अलाउ कर दी जाएगी। तो क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है, क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है कि भाई आप जो है करेक्टनेस बताओ, एग्जामिन द करेक्टनेस अदरवाइज। तो इसमें अपन ने ये देख लिया कि द मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द, तो द मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द आईटेट ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग, देयरफॉर इट कैन नॉट सीक एडवांस रूलिंग। तो हम कहेंगे नहीं ऐसी बात नहीं है, स्टेटमेंट गलत है, आप एडवांस रूलिंग बिल्कुल ले सकते हो और अपने प्रोविजन समझा दिया। अगर आपका केस कोर्ट के पास पेंडिंग होता तो आप जो है बेसिकली क्या नहीं कर सकते थे, एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन नहीं दे सकते थे। लेकिन करंट केस में आपका जो केस है, आपका जो मैटर है वो आईटेट के पास पेंडिंग है, देयरफॉर आपकी जो एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन है बिल्कुल अलाउ कर दी जाएगी। अब देखो आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 समझते जाना क्या दे रखा है, एक कोला कंपनी है यूके की, उसने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट सेंटर करें। देखो कोला कंपनी है यूके की, कोला कंपनी ऑफ यूके लिमिटेड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद 3 इंडियन कंपनीज नेमली एबीसी पेप्सी कंपनी लिमिटेड एंड कोको कोला लिमिटेड फॉर सप्लाइंग नो हाउ। तो एक फॉरेन कंपनी ने इंडियन 3 कंपनी के साथ क्या करा, अग्रीमेंट करा, और क्या करेगी अग्रीमेंट के तहत, नो हाउ को सप्लाई करेगी। आगे देखो क्या दे रखा है, जो फॉरेन वाली कंपनी है उसका नाम क्या है, मेलाइन कोको कोला कंपनी, उसने एप्लीकेशन दी है बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को ऑन द रेट ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स ऑन द रिसिट्स एप्लीकेबल टू इट। तो उसने एप्लीकेशन दी है किसको, उसने एप्लीकेशन दी है बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को, और ये कहा कि देखो मैं 3 इंडियन कंपनी के साथ अग्रीमेंट कर चुकी हूँ, आप मुझे ये बता दो कि भाई जो मेरा टीडीएस है वो किस रेट पे कटेगा। मतलब विथहोल्डिंग टैक्स के लिए उसने क्या करी, एप्लीकेशन दे दी।
अब देखो आगे क्या दे रखा है। अब जो अपनी तीन इंडियन कंपनीज कौन कौन सी थी, एक तो थी एबीसी लिमिटेड, एक थी पेप्सी कंपनी लिमिटेड और एक थी कोको कोला लिमिटेड। अब देखो ये जो कोको कोला लिमिटेड है ना, कोको कोला लिमिटेड ने क्या करा, एप्लीकेशन दिया असेसिंग ऑफिसर को फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट एट विच द टीडीएस शुड बी डिडक्टेड, टीडीएस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द पेमेंट मेड टू एनआर। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो फॉरेन कंपनी है उसने भी बोर्ड फॉर एडवांस लिंक को एप्लीकेशन दी कि भाई मुझे आप ये बता दो, एडवांस में ये बता दो कि भाई मेरा जो है टीडीएस विथहोल्डिंग रेट कितना रहेगा। इसी तरह से इंडियन कंपनी में भी, इंडियन कंपनी ने क्या करा, इंडियन कंपनी ने भी क्या करा, एओ को एप्लीकेशन दी थी और ये पूछा कि भाई देखो मुझे जो है फॉरेन कंपनी को पेमेंट करना रेखा, आप मुझे बता दो कि भाई मेरा टीडीएस किस रेट में मुझे काटना है। तो दोनों ने क्या करा है, दोनों ने बेसिकली टीडीएस की रेट के लिए एप्लीकेशन दे रखी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं, एओ को। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो फॉरेन कंपनी ने बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को कहा कि आप बता दो कि भाई मेरा टीडीएस किस रेट पे कटेगा। इंडियन कंपनीज ने जो है क्या करा, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को कहा कि भाई आप बता दो कि मुझे टीडीएस किस रेट पे काटना है। अच्छा, अब जो अपना बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग है ना, अपना जो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग है वो ये कहता है कि जो फॉरेन कंपनी की एप्लीकेशन है वो हम अलाउ ही नहीं करेंगे। आपने एक चीज पढ़ रखी है कि भाई हम बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग आपकी एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगा। आपने एक चीज पढ़ रखी है कि भाई बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग आपकी एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगा अगर आपका केस कहाँ पर पेंडिंग है, अगर आपका केस इनकम टैक्स अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट के पास पेंडिंग है। तो वो क्या दे रखा है, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग शैल नॉट अलाउ द एप्लीकेशन जहाँ पर क्वेश्चन रेज इन द एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट। अच्छा, अपने केस में जो है, अपने केस में फॉरेन कंपनी ने क्या करा, अपने केस में बेसिकली फॉरेन कंपनी ने एप्लीकेशन दी, अपने केस में फॉरेन कंपनी ने एप्लीकेशन दी कि भाई आप जो है हमें क्या करो, आप जो है हमें बता दो कि भाई रेट किस टीडीएस टीडीएस की रेट क्या रहेगी। अब देखो क्या दे रखा है, जो बोर है ना उसने फॉरेन कंपनी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, ये कहते हुए कि जिस जो क्वेश्चन आपने रेज करा है ना वो ऑलरेडी पेंडिंग है इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास। ठीक है, तो बेसिकली जो बोर है उसने क्या करा, फॉरेन कंपनी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, ये कहते हुए कि जो आपका मैटर है ना, जिस मैटर पे आप एडवांस रूलिंग लेना चाहते हो वो ऑलरेडी इंडियन कंपनी ने क्या कर रखा है, फाइल कर रखा है इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, ऑलरेडी पेंडिंग है। हमें ये बताना है कि भाई एक्शन ऑफ बोर्ड जस्टिफाइड है क्या। तो आपने एक चीज समझ रखी है कि भाई आप जो है एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हो अगर आपका केस जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट के पास पेंडिंग है। अपन बताएंगे कि भाई एक फॉरेन कंपनी है और एक इंडियन कंपनी है, इस फॉरेन कंपनी ने अलग एप्लीकेशन दी है, इस इंडियन कंपनी ने अलग एप्लीकेशन दी है। बोर्ड जो है फॉरेन कंपनी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि भाई जो आपका मैटर है वो ऑलरेडी पेंडिंग है। लेकिन फॉरेन कंपनी क्या बोलेगी, फॉरेन कंपनी ये बोलेगी कि भाई देखो जो मैंने एप्लीकेशन दी है वो अलग है, जो इंडियन कंपनी ने एप्लीकेशन दी है वो अलग है। तो इस केस में हम क्या बताएंगे, इस केस में हम ये बताएंगे कि भाई फॉरेन कंपनी का कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है, फॉरेन कंपनी का कोई केस पेंडिंग नहीं है। एप्लीकेशन किसने दी है, एप्लीकेशन इंडियन कंपनी ने दी है। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि भाई आप एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्यों रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेन कंपनी का कोई केस पेंडिंग ही नहीं है। भाई इंडियन कंपनी ने एप्लीकेशन दी है तो इंडियन कंपनी तो एक सेपरेट एंटिटी है, अलग कंपनी है, तो हम क्या बताएंगे, हम डिसीजन यही देंगे, भाई फॉरेन कंपनी की एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो सकती। अब इसका एक बार आप क्या करो, इसका सॉल्यूशन पढ़ लो। देखो, द मैटर रिलेट्स टू द मैटर रिलेट्स टू द एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, फाइल बिफोर द बोर्ड ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 ऑफ फर्स्ट प्रोविजन टू। इतना हम ये क्लॉज हमें बताता है कि भाई अथॉरिटी एप्लीकेशन को अलाउ नहीं करेगा अगर आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग है, कहाँ पर, अगर आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग है इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास या फिर कोर्ट के पास, राइट। आगे देखो क्या दे रखा है, पर करंट केस में, इन दिस केस नो एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड और कंटेंशन अर्ज्ड बाय द एप्लीकेंट फॉरेन कंपनी नेमली इतना बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल रेजिंग द क्वेश्चन रेजिंग द एप्लीकेशन फाइल विद द बोर्ड। हम ये बताएंगे कि भाई फॉरेन कंपनी ने जो है इससे पहले कोई एप्लीकेशन फाइल करी ही नहीं है। एप्लीकेशन किसने फाइल करी है, देखो एप्लीकेशन फाइल करी है वन ऑफ द इंडियन कंपनीज ने। However, one of the Indian companies, namely Coca-Cola Limited, has raised the question before the AO, not on the applicant behalf। मतलब बेसिकली इंडियन कंपनी ने एप्लीकेशन दी है, फॉरेन कंपनी के बिहाफ पे नहीं दी है, खुद के बिहाफ पे दी है। क्या बताएंगे कि भाई फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं। So although the question raised pertains to one of the payments made to or to be made to NR applicant, it was not one pending determination before the income tax authority in the applicant case। तो हम ये बताएंगे कि भाई ऑल्दो इंडियन कंपनी ने एप्लीकेशन दे रखी है लेकिन वो फॉरेन कंपनी के बिहाफ पे नहीं दे रखी है, वो तो उन्हें सेपरेट एंटिटी के बेसिस पे दे, फॉरेन कंपनी की एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो सकती। Hence, the rejection of application of foreign company by the board on the ground that question raised in the application is already pending before the income tax authority is not justified। बहुत सिंपल सी बात है ना ये तो, बहुत सिंपल सी बात है कि फॉरेन कंपनी अलग चीज है, इंडियन कंपनी अलग चीज है। ऑल्दो मैटर सेम है लेकिन दोनों कंपनी तो अलग अलग है ना। तो इंडियन कंपनी ने एप्लीकेशन दी है, मैटर सेम था, फॉरेन कंपनी ने भी जो एप्लीकेशन दी, मैटर सेम है, लेकिन फॉरेन कंपनी की एप्लीकेशन तो अलग है ना, उसका केस ऑलरेडी पेंडिंग थोड़ी है। केस किसका पेंडिंग है, इंडियन कंपनी का पेंडिंग है, तो हम कहेंगे कि फॉरेन कंपनी की एप्लीकेशन आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो अपना जो है बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के सारे क्वेश्चन हो गए। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं।